सोचिए, एक गुमनाम चिट्ठी और उस एक चिट्ठी से हिल जाता है एक पूरा का पूरा साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जो आस्था की आड़ में बनाया गया था। आज हम भारत के सबसे विवादास्पद मामलों में से एक की परतें खोलेंगे। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक अकेली, हताश और गुमनाम फोन कॉल से। एक ऐसी आवाज जिसमें डर था, बेबसी थी, और यही वो आवाज थी जिसने भारत के सबसे शक्तिशाली धर्मगुरुओं में से एक के साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। उस फोन कॉल के बाद सामने आई एक चिट्ठी, और ये कोई मामूली शिकायत नहीं थी। साल 2002 में लिखी गई ये चिट्ठी सीधे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजी गई थी। ये एक ऐसे अंधेरे सच का पर्दाफाश थी जिसे सालों से दबाया जा रहा था। तो इस चिट्ठी में था क्या? इसमें लिखा था कि कैसे डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर के अंदर एक खुफिया जगह, जिसे गुफा कहा जाता था, वहां डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर युवा साध्वियों का यौन शोषण करने का आरोप था। और ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, ये एक सुनियोजित अपराध का खुलासा था, जहां पीड़ितों को चुप रहने के लिए जान से मारने की धमकियां तक दी जाती थीं। और इस सब को सही कैसे ठहराया जाता था? चिट्ठी के मुताबिक राम रहीम कथित तौर पर अपने पीड़ितों से यही कहता था, मतलब आस्था और भक्ति का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा रहा था, डर और नियंत्रण के लिए। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक आदमी इतना शक्तिशाली बना कैसे? इतना शक्तिशाली कि उसे कानून का कोई डर ही ना हो, और वो सालों तक ऐसे गंभीर अपराध करता रहे। इसका जवाब छुपा है डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत में। देखिए, डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत 1948 में हरियाणा में हुई थी। इसकी फिलॉसफी बहुत सिंपल थी, जाति व्यवस्था को खारिज करना। और इसी वजह से लाखों लोग, खासकर निचली जाति और गरीब तबके से, इससे जुड़ते चले गए। उन्हें यहाँ वो सम्मान और समुदाय मिलता था जो शायद बाहर के समाज में नहीं मिलता था। और फिर 1990 में सीन में एंट्री होती है गुरमीत राम रहीम की, और उसके आते ही सब कुछ बदल जाता है। जो डेरा एक आध्यात्मिक संस्था थी, वो अब बन जाती है एक कॉर्पोरेट एम्पायर, एक पर्सनैलिटी कल्ट जो सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमता था। जहां पहले के गुरु सादगी से रहते थे, वहीं राम रहीम का अंदाज एकदम फिल्मी था। और ये एम्पायर छोटा मोटा नहीं था। आप देखिए, फूड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, दवाइयां, अस्पताल, स्कूल, सुपरमार्केट, पेट्रोल पंप, यहां तक के लग्जरी रेस्टोरेंट्स भी। मतलब दान दक्षिणा से बात बहुत आगे निकल चुकी थी। ये एक प्रॉपर बिजनेस मशीन बन गया था, जिसका रिमोट कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के हाथ में था। उसकी ताकत का अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 700 एकड़। ये सिर्फ उसके मेन हेडक्वार्टर का साइज था। मतलब एक शहर के अंदर एक पूरा का पूरा दूसरा शहर बसा रखा था। अपने अस्पताल, अपने स्कूल, अपने स्टेडियम, सब कुछ। एक ऐसी दुनिया जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। अब जब इतनी पावर और इतना पैसा हो, तो सच को दबाना आसान हो जाता है ना? तो जब उस गुमनाम चिट्ठी की खबर लीक हुई, तो डेरा का रिएक्शन बहुत ही क्रूर था। आप टाइमलाइन देखिए। मई 2002 में चिट्ठी लिखी जाती है। जुलाई 2002 में डेरा के मैनेजर रंजीत सिंह, जिन पर चिट्ठी लीक करने का शक था, उनका मर्डर हो जाता है। और फिर अक्टूबर 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, जिन्होंने अपने अखबार में ये चिट्ठी छापने की हिम्मत की थी, उन्हें गोली मार दी जाती है। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, डेरा के खिलाफ बोलोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन इतने डर और धमकियों के बीच एक उम्मीद की किरण जागी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस चिट्ठी को गंभीरता से लिया और आदेश हुई एक सीबीआई जांच का। ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये लड़ाई अभी बस शुरू हुई थी। और ये जांच कितनी लंबी चली? पूरे 15 साल। 15 साल! इस दौरान जांचकर्ताओं को हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गवाहों को डराया जा रहा था, पॉलिटिकल प्रेशर था, और सबसे बड़ी चुनौती थी उन पीड़ितों को ढूंढना और उन्हें बोलने के लिए राजी करना। सोचकर देखिए, कई साल बीत चुके थे, उनकी शादियां हो चुकी थीं, वो उस डर को दोबारा जीना नहीं चाहती थी। और इस सब के बीच सबसे अजीब बात क्या थी कि एक तरफ उस पर कोर्ट में बलात्कार और हत्या के केस चल रहे थे, और दूसरी तरफ वो बॉलीवुड फिल्मों में हीरो बन रहा था, रॉक कॉन्सर्ट कर रहा था, अपने आप को एक समाज सुधारक की तरह पेश कर रहा था। मतलब दो अलग अलग दुनिया चल रही थी एक साथ, एक कोर्ट के अंदर, एक कोर्ट के बाहर। आखिरकार वो दिन आया, 25 अगस्त 2017, फैसले का दिन। इस दिन राम रहीम की ये दोनों दुनियाएं आपस में टकराने वाली थीं। 15 साल का इंतजार और पूरे देश की नजरें पंचकुला की सीबीआई कोर्ट पर टिकी हुई थीं। और जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया, बलात्कार का दोषी, उसके बाद जो हुआ
वो सबने देखा। उसके अनुयायियों ने शहरों में आग लगा दी। पंचकुला, सिरसा, यहां तक कि दिल्ली में भी दंगे हुए। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक तरह से उन्होंने ये दिखा दिया कि उनके लिए उनका भगवान देश के कानून से भी बड़ा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से एक नया चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि राम रहीम सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं था, वो था एक वोट बैंक कंट्रोलर, जिसके पास लाखों अनुयायियों का वोट था। और राजनीति में इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। सजा मिलने के बाद से अब तक लगभग 300 दिन। ये वो दिन हैं जो उसने जेल से बाहर पैरोल पे बताए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये पैरोल अक्सर चुनावों के आसपास ही मिलते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये एक कानूनी प्रक्रिया है या फिर कोई राजनीतिक सौदा। तो आखिर में ये मामला एक बहुत गंभीर सवाल छोड़ जाता है। जब आस्था, राजनीति और अपराध का एक कॉकटेल बन जाता है, तो क्या न्याय सिर्फ एक मैनेजमेंट बनकर रह जाता है? जब अनुयायियों के लिए कोई इंसान भगवान हो और राजनेताओं के लिए एक वोट बैंक, तो क्या कानून अपना काम सच में कर पाता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।